फाइनली दोस्तों, वो टाइम आ गया है साल का जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है और लास्ट मोमेंट में हमको क्या करना चाहिए हमको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। एंड इस टाइम पे किसी ऐसे पर्सन की एडवाइस जो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजर चुका है वो काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपको संबल देती है। तो वंस अगेन लेट्स बिगिन। जो अभी मेंस होने वाला है 2023 में, उसमें लास्ट डेज में आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कौन सी चीज़ पे आप लोग फोकस करेंगे, कौन सी चीज़ पे आप लोग फोकस नहीं करेंगे, और उनमें ही दोनों ही चीज़ करने के क्या रीजंस है, क्या क्लैरिटी है, मैं आपको मदद करूंगा इस पर्टिकुलर सेशन से उसको अचीव करने के लिए। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। हर बार की तरह एक फाइनल पुश होता है लास्ट के 10-15 दिन में, ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन आपका माइंडसेट अगर एक बार फिक्स हो गया है कि आपको ये चीज़ करनी है तो उसके अराउंड अपने जो ब्रेन है उसकी थिंकिंग कैपेसिटी आप लगा दोगे तो डेफिनेटली 20 से 25 नंबर का फ़ायदा आपको हो सकता है। पर्सनली जितनी भी स्ट्रैटेजीज हो, जितने भी ज्ञान की बातें हों, उतनी काम नहीं आएंगी। द ओनली थिंग दैट विल मैटर हियर इज़ कि आप कितने ज़्यादा फोकस्ड हो। आपने 3 साल पढ़ा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने 3 महीने पढ़ा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका फोकस है और अगर आपका बिलीव है कि आप इस पर्टिकुलर मेंस एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो आप करोगे। अगर आपके अंदर ये बिलीफ नहीं है कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरे नोट्स प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि मुझे हिंदी लिखना नहीं आता है, क्योंकि पेपर 7 में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके लिए मुश्किल होगी। आपको बस ये बिलीव करना है कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि ये हो जाए। दूसरी चीज़ आप अपने आप को आपको रिमाइंड करवानी है कि प्रीलिम्स बार बार नहीं निकलता हर किसी का, स्पेशली अभी की कंडीशन में। आपको पता भी नहीं है कि आप मेरिट लिस्ट में होगे नहीं होगे, क्वालिफाइंग लिस्ट में होगे नहीं होगे। तो इस बार अगर मेरा प्रीलिम्स निकला है तो आई एम गोइंग टू मेक दिस काउंट। तीसरा, अगर आप 2 साल 2.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने मेंस की टेस्ट सीरीज लगा के रखी है एंड आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो एक चीज़ अपने आप को एकदम रट्टा बांध लो, गांठ बांध के रख लो कि दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट मेंस। ठीक है, आप एकदम मतलब फिक्स हो जाओ कि ये मेरा आखिरी मेंस है और जो परफॉर्म करना है इसी में परफॉर्म करना है। मैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन के साइकिल में नहीं जाने वाला हूँ। ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है करने के लिए, मैं इस एग्जामिनेशन को बार बार उस साइकिल में नहीं जाने वाला हूँ। जो करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, इस बार के मेंस में ही होगा। ये कुछ कट्टरपंथी विचारधारा है जिसको आप लोग फिक्स कर लो अपने दिमाग में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स टू रियली फोकस ऑन, पहला तो है पेपर 4। पेपर 4 को फोकस करने का जो रीज़न है वो ये है कि जब आप अपना पहले दिन के बाद आओगे तो आप ऑलरेडी 6 घंटे लिख के आओगे। एग्जामिनेशन कईयों का पहला मेंस होगा और रात में अगर आपको 6 घंटे में पेपर 3 और पेपर 4 रिवाइज करना है तो आप नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है, कोई भी इंसान नहीं कर सकता। तो आपको पेपर 4 इतने अच्छे से अभी से इतना अच्छे से रिवाइज करना है कि आधे नींद से भी अगर मैं आपको उठा के बोलूँ कि ये बताओ भाई एयर पॉल्यूशन का आंसर बता दो कैसा है, कंट्रोल, रीज़न, कंट्रोल और कुछ रिपोर्ट्स बता दो, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि नेशनल पार्क क्या है, चलो, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि चलो भाई पॉलीमर्स के बारे में बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं पूछूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। आपके अंदर इतनी कमांड आ जानी चाहिए पेपर 4 को लेके कि आप इसको हार्डली आधे घंटे से लेके 45 मिनट में एक ही बार ग्लैंस में ख़त्म कर दो। वो तभी हो पाएगा जब हर चीज़ आपको मुंह ज़बानी याद है। तो पेपर 4 आपको एकदम मुंह ज़बानी अभी से याद करके रख लेना है, क्योंकि मैं पहले से बता दे रहा हूँ पेपर 3 के साथ पेपर 4 आप रिवाइज नहीं कर पाओगे एक दिन पहले। ठीक है, सेम गोज विद पेपर 6। पेपर 6 को भी आपको मुंह ज़बानी याद कर लेना है अभी, क्योंकि पेपर 5 में इतने डायनामिक डेटा होते हैं, आपको छत्तीसगढ़ का बजट देखना होता है, सर्वे देखना पड़ता है, करंट अफेयर। अगर आप पूरे सातों पेपर में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर हैवी अगर कोई पेपर होता है दैट इज़ पेपर 5। तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे पेपर 6 को पेपर 5 के साथ, पूरा टाइम पेपर 5 में चला जाएगा। पेपर 6 में इतनी कमांड होनी चाहिए कि आर्ट, ट्राइब, कल्चर आप बिना देखे भी जाओगे तो आप आंसर लिख दोगे। सोशोलॉजी आप 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे तो आप आंसर लिख दोगे। अगर मैं आपको रात में उठा के पूछूं कि भाई चलो बताओ कौटिल्य का सप्तांग थ्योरी क्या है, ठीक है, लेबनीड्स का क्या थ्योरी है, तो आपको वर्ड टू वर्ड पता होना चाहिए कि क्या है। तो इसको भी एकदम सबकॉन्शियस माइंड में
पेपर 4 और पेपर 6 को आराम से रट के अभी से बैठ जाओ। 10 तारीख के पहले आपके ये दोनों जो पेपर है वो आत्मसात हो जाने चाहिए। जैसे ABCD EFG आपको मैं आधी नींद से उठा के भी पूछूंगा तो आप बताओगे, वैसे ही पेपर 4 और पेपर 6 के हर टॉपिक में आपको उतनी कमांड आ जाने चाहिए। जब भी आप फ्री रहोगे आने वाले 10 दिन में, आपका एक ही काम है कि आपको अगर बोर लग रहा है ना तो एक बार पेपर 4 और पेपर 6 पलटा के देख लीजिए। पेपर 4 और पेपर 6 इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरे 2 ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग GS पेपर्स हैं, ये दोनों ही हैं। पेपर 4 में 161 और पेपर 6 में 135। ये दोनों के दोनों ऑलमोस्ट हाईएस्ट या सेकेंड हाईएस्ट है पूरे कैंडिडेट्स के बीच में। एंड यही रीज़न है कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स उछले उस पर्टिकुलर मेंस में। तो यही है टिप, पेपर 4 और पेपर 6 एकदम रट के बैठ जाना है। उसके बाद मैथ्स फ्री फोकट के नंबर होते हैं। पेपर 4 में द रीज़न 161 इसलिए आया है क्योंकि मुझे लगता है कि एटलीस्ट 46 से 47 नंबर्स मेरे आ गए होंगे 50 में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इंजीनियर हैं तो आई डोंट केयर। मैथ्स ऐसी चीज़ है कि उस एग्जामिनेशन प्रोसेस में, उस एग्जामिनेशन हॉल में सिंपल सा प्लस माइनस इंटू डिवाइड भी नहीं बनता है। तो मैथ्स को स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना, इसको डेडिकेटेडली आप कुछ नहीं तो 20 से 25 मिनट आप सॉल्व करो। उसके बाद लैंग्वेज सुपर इंपॉर्टेंट इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि डे 1 का लैंग्वेज पेपर अच्छा चले गया ना, आपको अंदर से आइडिया हो गया कि लगभग 140 के आसपास नंबर आना चाहिए। तो आपको इतना पता है कि भाई हाँ अब मैं गेम में हूँ, ठीक है। तो आपको पेपर 1 लैंग्वेज कह सकते हैं कि एक प्रकार का जंप स्टार्ट है ना। जैसे अगर आप 100 मीटर की रेस दौड़ रहे हो तो आप देखोगे कि ओलंपिक्स में पीछे एक लॉन्चर टाइप का लगा रहता है जिसमें लोग अपने पैर फंसाते हैं, है ना। एक बार वो अच्छे से आदमी उछल के निकल गया तो वो स्पीड पकड़ लेता है। तो लैंग्वेज वैसी सब्जेक्ट है कि पहले दिन अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना कि येस इट इज़ पॉसिबल, तो धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो लैंग्वेज अच्छे से कर लो, ठीक। उसके बाद करंट अफेयर्स जो है वो एकदम आपको टॉपिक देते साथ ही क्लिक होना चाहिए। अगर वो छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट की बात कर रहा है तो फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने स्कीम्स है क्लियर हो जाने चाहिए। अगर वो छत्तीसगढ़ में महिलाओं के बारे में बात कर रहा है तो सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। रीपा के बारे में बात हो रही है, बेरोजगारी भत्ते के बारे में बात हो रही है, तो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कि इससे रिलेटेड कौन से करंट अफेयर मेरे पास है। तो जब भी आप किसी स्टैटिक पोर्शन को पढ़ोगे, थोड़ी देर स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करने के बाद आप लास्ट में देखोगे कि इससे रिलेटेड कौन से करंट अफेयर मेरे पास है। तो रिवाइज करंट अफेयर्स टू ऐड इन आंसर्स, ठीक। इसके बाद कौन सी चीज़ें डेफिनेटली नहीं करनी है, थिंग्स टू अवॉइड एट ऑल कॉस्ट। ये तो है कि पेपर 3 पढ़ने मत बैठ जाना। पेपर 3 को आप मान के चलो कि पेपर 3 का मतलब सिर्फ इंडियन हिस्ट्री नहीं होता है। छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है उसको कर लो, पॉलिटी कर लो, हिस्ट्री के बेसिस कर लो, बाकी जैसे क्वेश्चन आएंगे हम लोग देखेंगे। पेपर 3 सिर्फ इंडियन हिस्ट्री नहीं होता है, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री और पॉलिटी के दम पे भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया जा सकता है, एटलीस्ट सर्वाइव तो किया ही जा सकता है। इसके बाद देखो, कोई भी नया मटेरियल उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अंदर से लग रहा है कि यार मेरे फिलॉसफी के नोट्स अच्छे नहीं है तो इट इज़ टू लेट नाउ। आप वही जो आंसर्स हैं उसी को लिख के आना, कोई नया मटेरियल नहीं उठाना, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें हैं दैट इज़ कि कोई भी टेस्ट सीरीज लिखने का अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज लिखोगे 1 घंटे जाओगे 1 घंटे आओगे, 5 घंटे चले गए। 5 घंटे में तो मैं बता रहा हूँ कि मैं पेपर 4, पेपर 6, पेपर 5 और ऑलमोस्ट पेपर 7 ये सब रिवाइज करके बैठ जाऊँ 5 घंटे में। अगर उस एग्जामिनेशन वाले प्रोसेस में हूँ, उस फॉर्म में हूँ मैं, तो एटलीस्ट पेपर 4 और पेपर 6 तो आप रिवाइज कर ही सकते हो 5 घंटे में। तो कोई टेस्ट सीरीज देने का औचित्य नहीं है, अभी छोड़ दो टेस्ट सीरीज देना। अब देखो अभी क्या हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ है वो अभी जस्ट जो नए नए टॉपर्स हैं उनके आंसर कॉपी आप लोग देख रहे होगे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो उनको ब्लाइंडली कॉपी करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने किसी की आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी कॉपी नहीं करी, फिर भी मेरी रैंक लग गई। मेरी किसी ने कॉपी करी हूबहू लेकिन उसकी रैंक नहीं लगी। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी पर्सनल, हर किसी का अपना अपना फ्लेवर होता है। और जब आदमी पैनिक करता है ना तो वही चीज़ करता है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होता है करने के लिए, ठीक है। अगर आप कह सकते हैं कि अगर मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, नया नया कार चला रहे हो, ठीक है, तो अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके रखी है तो ऑटोमेटिकली आप ब्रेक पे अपना पैर मारोगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने प्रिपेयर करके नहीं रखा है और अचानक से सामने में गाय आ जाती है और उसकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है तो वो एक्सीलेटर पे भी हो सकता है पैर मार ले, है ना। जहाँ पे रुकना चाहिए था वहाँ पर और तेज़ी से जाके गाय को उड़ा दिया।
ठीक है। तो ये रीज़न है कि आप किसी की भी चीज़ें को कॉपी नहीं कर सकते हो, क्योंकि पैनिक सिचुएशन में आप वही करोगे जिसके लिए आपका दिमाग ट्रेंड है। तो कोई भी ड्रास्टिकली अपने आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी कॉपी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मार्क्स नहीं आने वाले। अगर आप किसी का हूबहू कॉपी कर लेते हो तब भी कोई सेंस नहीं बनता उस बात का, क्योंकि उसमें भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो किसी और की तरह बनने से अच्छा है कि आप खुद ही अपना सेंस डेवलप कर लो कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है। उसके बाद एक और क्लैश आ रहा है कि कई लोग का प्रीलिम्स तो निकल गया है, एक्सपेक्टेड नहीं था कि प्रीलिम्स निकल जाएगा, और साथ ही साथ ऐसे हो गया है कि एसआई और बाकी वनडे एग्जाम पे फंस गए। अगर आपका मेन सच में प्रिपेयर्ड है, ठीक है, अगर आपने मेंस में सच में मेहनत करी पिछले 3-4 साल में, आपके नोट्स तैयार है, आपने टेस्ट सीरीज लगाए हैं, आपने सब कुछ करके रखा है, तो अभी मेंस के अलावा कुछ मत सोचो। ठीक। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपको लग रहा है कि मेंस का मेरे नोट्स प्रिपेयर ही नहीं है, पेपर 7 प्रिपेयर नहीं है, 6 प्रिपेयर नहीं है, और मेरा एसआई का निकल रहा है और एसआई में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे उठ रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट टू यू कि मेंस अगर प्रिपेयर नहीं है तो वनडे एग्जाम्स में फोकस कर लो, क्योंकि मेंस में 10-12 दिन बर्बाद करके भी उतना आउटपुट नहीं मिलने वाला है, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल किसी मेंस एग्जामिनेशन के 10-12 दिन पहले आप स्टार्ट करोगे चीज़ें और बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। तो इससे अच्छा आपका जो ऑलरेडी एसआई टाइप के एग्जामिनेशन में नंबर उठ चुके हैं, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप कर सकते हो, तो सीधा सीधा यू कैन फोकस ऑन दैट। ठीक है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हैं जो कि हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को दूँ। एकेडमिक चीज़ें एक चीज़ होती हैं, लेकिन दूसरा एक होता है माइंडसेट। और हमेशा मैं लोगों को ये कहता हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने ब्रिलियंट हो या नहीं हो, अगर आपका माइंडसेट नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, अगर आपका माइंडसेट है तो कुछ भी कर डालोगे। ठीक है। तो एक्स्ट्रा टिप्स आपके माइंडसेट को फोकस रखने के लिए, चीज़ों को सही करने के लिए मैं कुछ टिप्स आपको दे देता हूँ। पहला तो ये है कि फ़ोन यूजेज लिमिट कर दो। ठीक है। जितना फ़ोन देख रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो, सीजीपीएससी में डिफरेंट जो कॉन्ट्रोवर्सीज है उसके कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देख रहे हो, उसको अभी 10-15 दिन के लिए टाटा बाय बाय कर दो। अभी सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें पेपर्स में रहेंगी, किसी भी प्रकार के स्क्रीन को यूज़ करने का अवॉइड करो। ठीक है। जितना हो सके पेपर्स के बारे में सोचो। थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है तो कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस देख लिए, मेरे वीडियोस देख लिए, कुछ और वीडियोस देख लिए, एनीथिंग दैट मोटिवेट्स यू, बट नॉट मोर देन 15 मिनट्स, हाफ एन आवर। ठीक है। उसके बाद डोंट टॉक यूजलेस थिंग्स। अब ऐसा होगा कि आपका मेंस है, आपके दोस्त का मेंस नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास बहुत सारी फालतू चीज़ें होंगी बात करने के लिए, कि कौन क्या कर रहा है, किसका किसके साथ चल रहा है, ये सब प्रकार की चीज़ें होंगी। लेकिन उसको बस कह देना कि देख भाई, मेंस के बाद मैं आराम से बैठूंगा, मैं सारे अपडेट्स ले लूँगा तुमसे कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं देश दुनिया में। ठीक है। जितना भी अपनी मायावी दुनिया की मायावी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे लूँगा, बस 20 तारीख के बाद। ठीक है। तो यूजलेस थिंग्स बात करने का कोई मतलब नहीं है। अपनी एनर्जी कंजर्व करके रखो, अपना फोकस बचा के रखो। ठीक। उसके बाद डोंट कम्पीट विथ योर फ्रेंड्स। कभी कभी होता है कि जब आप प्रिपरेशन करते हो, अपने दोस्तों के साथ प्रिपेयर करते हो, तो कोई 1-2 आदमी होता है जो आपको लगता है कि आपको सीरियस कॉम्पिटिशन दे सकता है या फिर आपसे बेटर है। इस एग्जामिनेशन प्रोसेस में मैंने ऐसे कई लोग को देखा है जो मुझे लगता था कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बट दे परफॉर्म ब्रिलियंटली। ऐसे कई लोगों को देखा है जो कि मुझे लगता था कि काफ़ी ब्रिलियंटली परफॉर्म करेंगे और हमेशा प्रेशर में अंडर परफॉर्म करके आए हैं वो। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, और दिमाग में अगर आप किसी एक पर्सन को लेके प्रिपेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका फोकस हटता है। ठीक है। एक ईर्ष्या द्वेष वाली भावना आती है, वैसा compete करोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू एंड अप गुड। मैं आपको यही कहूँगा कि डोंट कम्पीट विथ योर फ्रेंड्स, विश द बेस्ट फॉर हिम, लेकिन अपना प्रिपरेशन में खुद के बारे में सोचो, किसी और के बारे में सोचने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है। उसके बाद कीप रिहर्सिंग द एग्जाम हॉल सिचुएशन। एग्जाम हॉल सिचुएशन में ये सोचो कि बहुत गर्मी लग रही है, पंखा नहीं चल रहा है, पसीना बह रहा है, पेपर देना है, स्लो लिखना स्टार्ट किया है, तो उसको कैसे टैकल करूँगा। ठीक है। इजी पेपर, इजी क्वेश्चन आ गया तो कैसे टैकल करेंगे, लेंथी क्वेश्चन आ गया, आपको पता है कि आप पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आपके अंदर से एक फीलिंग आ गई है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट, तो आप उसको कैसे आप सही ट्रैक पे लाओगे। ठीक। अगर क्वेश्चन बहुत ही कठिन है, फैक्चुअल है, तो उसको कैसे डील करोगे। कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी है तो उसमें कैसे वैल्यू एडिशन करके बाकियों के आंसर से स्टैंड आउट करोगे। इनका एक मेंटल रिहर्सल अपने दिमाग में चलाते रहो। ठीक।
इनको बार बार अपने दिमाग में ना एक प्रकार का कह सकते हैं सिमुलेशन रन करते रहा करो कि क्या चीज़ें हो रही हैं क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। और इसी सिमुलेशन में देखा करोगे कितनी कितनी सिचुएशन हो सकती है। वो होता है ना, जैसे इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज कई मिलियन पॉसिबिलिटीज देखता है और उसमें बाद उसको बोलता है कि दिस इज़ योर वन चांस टू सी ह्यूमैनिटी। तो इसी प्रकार से इतने सारे चीज़ें जो रॉन्ग जा रही है उसमें को एक पॉसिबिलिटी जिसमें सब कुछ परफेक्टली अलाइन करेगा, उसको अपने दिमाग में चलाते रहो एंड थिंग्स विल बी ऑल राइट। उसके बाद एक चीज़ जो मैं हमेशा अपने आप को कहता था कि मैं अपने आप को हमेशा बिलीव करवाता था कि आई एम द मास्टर एक्सिक्यूशनर। ठीक है, कई लोग हो सकते हैं जो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, कई लोग हो सकते हैं बहुत ज़्यादा रट सकते हैं, कईयों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, कई लोग की डेटा रिपोर्ट्स रटने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, कई लोग का ज्ञान कोश बहुत ब्रॉड है। लेकिन एक चीज़ जो मैं हमेशा अपने दिमाग में अपने आप को कन्विंस करता था, दैट इज़ नो मैटर हाउ गुड यू आर, you will not be able to adjust as good or as well that I can during a examination stress period। ठीक है, आपके पास जितने ये टैलेंट्स हो, आप जितना सुंदर लिख लो, आप जितना स्पीड लिख लो, आप जितना एक्यूरेट लिख लो, लेकिन उस स्ट्रेस सिचुएशन में उस सिचुएशन को भापते हुए जो सबसे अच्छा अडेप्टेशन कोई कर सकता है एंड दैट इज़ मी। मैं अपने आप को बार बार यही रिमाइंड करवाता था कि मैं बहुत ही सुंदर नहीं लिखता हूँ, बहुत ही एक्यूरेट नहीं लिखता हूँ, बहुत ही कह सकते हैं सही चीज़ें नहीं लिखता हूँ, बट मुझे इतना पता था कि उस एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस में जब प्रेशर पड़ेगा और बाकी लोग टूट रहे होंगे, दैट इज़ द मोमेंट व्हेन आई विल शाइन। जैसे भी सिचुएशन हो, क्वेश्चन पेपर ईजी आएगा आई विल अडेप्ट टू इट, क्वेश्चन पेपर टफ आएगा आई विल अडेप्ट टू इट, क्वेश्चन पेपर एकदम भगवान लेवल का आ जाएगा कि भाई सिट्टी पिट्टी गुम हो गई सबकी, आई विल अडेप्ट टू इट। आज मैं इस एग्जामिनेशन हॉल में घुस गया, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से बहुत अच्छा करके ही निकलूँगा। ठीक है, तो मैं अपने आप को कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव अफर्मेशन बार बार रिपीट करता था, आई एम अ मास्टर एक्सिक्यूशनर। स्ट्रेस टाइम पे प्लानिंग को मेरे से अच्छा कोई एक्सिक्यूट नहीं कर सकता इस एग्जामिनेशन हॉल में। ये एक सेल्फ बिलीफ था जो मैं बार बार अपने आप को रिमाइंड करवाता था, और मैं चाहूँगा कि सेम चीज़ आप भी अपने आप को रिमाइंड करवा लो। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज़ अ मास्टर एक्सिक्यूशनर। आपने जो प्लानिंग करी है एग्जामिनेशन हॉल में, आप डिट्टो उसको कॉपी पेस्ट करके आओगे एंड आई ट्रूली बिलीव दिस। ठीक है, तो ये हो गया आज के टिप्स। आई होप इट वाज वेरी यूजफुल। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एकेडमिकली सही है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कह सकते हैं कि मेंटली या साइकोलॉजिकल वारफेयर का एक पार्ट है। दोनों चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी स्मूथ। आई विश ऑल द बेस्ट टू यू। जय हिंद।